गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् कक्षायां भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। अहम् अस्मि पांडे राजन। आप सभी को नमस्कार। मैं राजन पांडे आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यह कक्षा जनभाषा हिंदी भाषा में ही करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको संस्कृत बोलने में समस्या आती है, संस्कृत वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज की कक्षा हमारा हिंदी भाषा में ही रहेगा। धीरे धीरे आप सब भी संस्कृत बोलेंगे, उसके बाद से सारी कक्षाएं संस्कृत में ली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th के बाद वो संस्कृत से BA करते हैं या MA करते हैं, तो उन सब की जो पृष्ठभूमि रहती है वो हिंदी मीडियम रहती है या तो इंग्लिश मीडियम रहती है। बहुत सारे बच्चे गुरुकुल परंपरा से नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए इस कक्षा को हिंदी में ही रखना उचित है। तो चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। मंगलाचरण हो गया, अब आगे की कक्षा है। आज का हमारा विषय वस्तु है नाट्यशास्त्र का जो हमारा ग्रंथ है 10 रूपक। 10 रूपक का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति और उसके इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे कि नाट्यशास्त्र का क्या इतिहास है। तो सर्वप्रथम आज का हमारा 10 रूपक का संक्षिप्त परिचय और नाट्यशास्त्र का इतिहास देखते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि नाट्यशास्त्र का ही ग्रंथ है 10 रूपक, आचार्य धनंजय के द्वारा लिखा गया है। आचार्य धनंजय का जो संबंध है वो मालवा प्रांत के राजा मुंजराज के सभा कवि थे। राज्यसभा को सुशोभित करते थे मुंजराज, और महाराज मुंजराज थे। उनका समय 974 से 975 ईस्वी माना जाता है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि जब उनके समकालीन थे हमारे आचार्य धनंजय, तो वहीं रही होगी। लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग 10वीं शताब्दी मानते हैं। तो सब मिला जुला करके निष्कर्ष पहुंचता है कि 10वीं शताब्दी ही माना जाए। तो 10वीं शताब्दी के तौर पर इनका समय रहता है। और इन्होंने नाट्यशास्त्र पे अपना प्रकरण ग्रंथ 10 रूपक लिखा है। 10 रूपक भी नाट्यशास्त्र का एक ही प्रतिपाद्य ग्रंथ है। प्रतिपाद्य अर्थात प्रकरण ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ है या टीका ग्रंथ है, जो भी आप उचित समझे कह सकते हैं। इनकी अलग अलग परिभाषाएं होती है। प्रकरण ग्रंथ में कहा गया है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। यानी कि शास्त्र के किसी एक देश की यानी एक भाग की व्याख्या करता है। तो ये जो हमारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उसी का प्रकरण ग्रंथ 10 रूपक है। ये उसी को आधार मान करके आचार्य धनंजय ने 10 रूपक नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। ये तो हमारा रह गया आचार्य धनंजय का 10 रूपक। और इसी 10 रूपक के ऊपर एक और आचार्य धनंजय के भाई थे धनिक। इन्होंने अवलोक नामक टीका लिखी थी, अवलोक नामक व्याख्या इस 10 रूपक के ऊपर। दशावलोक या अवलोक टीका के नाम से बहुत प्रसिद्ध टीकाएं हैं। 10 रूपक की अवलोक टीका आचार्य धनंजय के छोटे भाई धनिक के द्वारा। और आचार्य धनंजय के पिता का नाम विष्णु बताया गया है। विद्वानों में मतभेद है, फिर भी आचार्य धनंजय के पिता विष्णु को बताया गया है।
तो आइए नाट्य शास्त्र के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद से आगे आचार्य धनंजय द्वारा प्रणीत इस 10 रूपक की और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नाट्य शास्त्र का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीनतम इतिहास है इसका। और नाट्य साहित्य जो है, नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र है। ये सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, अब तक जो हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ है उस सूची में नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हमारा आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र है। तो उसी नाट्य शास्त्र का इतिहास जानते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या है उसकी प्राचीनतम इतिहास। तो ऐसा कहा गया है, भरत मुनि ने अपने ही नाट्य शास्त्र में लिखा है कि एक श्लोक आता है नाट्य शास्त्र में, जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात जग्राह्य पाठ ऋग्वेदात सामभ्योगितमेव च यजुर्वेदादभिनयान रसाथर्वणादपि। यानी यजुर्वेदादभिनयान की यजुर्वेद से जो अलग अलग हमारे वेद से ही नाट्य शास्त्र का प्रतिपादन माना गया है। तो इसमें बताया गया है यजुर्वेदादभिनयान है, अर्थात यजुर्वेद से अभिनय को लेकर के, सामवेद से संगीत को लेकर के, और जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात यानी कि ऋग्वेद से पाठ्य और संवाद को लेकर के इस नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। ये बात तब की है जब सतयुग में क्या था कि सतयुग में सभी लोग संपन्न रहते थे। वास्तव में क्या है कि नाट्य शास्त्र की क्या इसकी औचित्य है, आवश्यकता क्यों पड़ी, नाट्य शास्त्र के लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसकी समाज में प्रचलन क्यों जरूरी है, किस लिए लिखा गया है। तो बात उस समय की है कि जब सतयुग में सब संपन्न था, सारे प्रजा खुश थे, राजा लोग सभी लोग संपूर्ण अपनी योग तपस्या में लीन रहते थे, किसी को किसी व्यर्थ का समय किसी के पास नहीं था, सब लोग अपने चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन में लगे थे, संपूर्ण प्रजा खुश थी, प्रसन्न थी, समुचित ढंग से चल रहा था लोक शासन। कालांतर में त्रेता युग में क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा मनमुटाव के कारण उनको मनोरंजन की आवश्यकता पड़ी। तो मनोरंजन की आवश्यकता पड़ी तो सभी ऋषियों और देवताओं ने मिलकर के कहा कि हमें कोई देवों से आराधना की, ब्रह्मा जी से आराधना की। इंद्रदेव और ऋषियों ने मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मुझे कोई ऐसा मनोरंजन का साधन प्रदान करिए कि जिससे हम लोग भी कुछ कर सके। और भी उस समय जितने भी चातुर्वर्ण्य की व्यवस्थाएं थी, सबके लिए मनोरंजन आवश्यक था। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये लोग, इंद्र देवता और अन्य लोग गए ब्रह्मा के पास। तो इन्होंने कहा कि हमें मनोरंजन का साधन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मनोरंजन के साधन के लिए मैं नाट्य वेद का रचना करने के लिए आपको उत्तरदायित्व तो सौंपता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने इस कार्य का उत्तरदायित्व था वो भरत मुनि को सौंपा, और उसी समय भरत मुनि ने नाट्य वेद की रचना की। बल्कि देवताओं में यह सामर्थ्य नहीं था कि वो नाट्य वेद की रचना कर सके, क्योंकि वेदाध्ययन में सर्वाधिक ऋषि लोग ही और महर्षि ही प्रवीण रहते थे। इसलिए भरत मुनि को इसका जिम्मा सौंपा गया और भरत मुनि ने इसका विस्तार किया। और उसी समय वहाँ पर नाट्य गृह बनाया गया। वहाँ पे इंद्र में ध्वजोत्सव का कार्यक्रम था, और ध्वजा उत्सव में इंद्र के द्वारा वहाँ पे नाट्य गृह का निर्माण करके पहला मंचन किया गया था। ये हमें नाट्य शास्त्र के ग्रंथ से, ये श्लोक के माध्यम से इस बात की जानकारी हमें मिलती है। जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात साम्यभ्युगितमेव च यजुर्वेदादभिनयान रसानाथव वर्णादपि। ये नाट्य शास्त्र का पहला श्लोक है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अनंतर कालक्रम बढ़ते गया, और जैसे कि श्लोक में उक्त है, जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात यानी ऋग्वेद से पाठ्य संवाद सूक्त को लेकर के, सामभ्योगितमेव च सामवेद से गीत इत्यादि को लेकर के, संगीत को लेकर के, यजुर्वेदादभिनयान यजुर्वेद से अभिनय को लेकर के, और अथर्वणादपि यानी अथर्ववेद से रस को लेकर के इस नाट्यवेद की सृष्टि की गई, अर्थात रचना की गई।
तो ये हमारा नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास रहा। और आगे की कालक्रम में चल करके आचार्य धनंजय और बहुत सारे आचार्यों ने इस नाट्य शास्त्र के ऊपर अपना ग्रंथ लिखा है, टीका लिखा है। उसी क्रम में हमारे आचार्य धनंजय आते हैं। और धनंजय का जो समय है, आपको पूर्व विदित होगा कि मालवा प्रदेश के राजा थे, जो राज्य थे, परमार वंशीय राजा थे, राजा मुंजराज, उनके सभा पंडित थे। तो उन्हीं के सभा पंडित थे और उनका समय बताया जाता है 974 से 975 ईस्वी। तो उसी के क्रम में इनका भी वो समकालीन हुए। तो समकालीन होने के नाते भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, फिर भी उनको 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो मोटे तौर पे 10वीं ईस्वी इनका समय रखा गया है आचार्य धनंजय का। और इसी आचार्य धनंजय के छोटे भाई धनिक ने इनके दशरूपक नामक ग्रंथ पे एक टीका लिखी थी। दशरूपक का अवलोक नामक टीका लिखा था। दशावलोक माने 10 रूपक का ही अवलोक करता है, आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। यह ग्रंथ छोटे भाई इनके धनंजय के द्वारा लिखी गई है। इसके अनंतर क्या है कि आगे की श्रृंखला में ये जो हमारा 10 रूपक है 4 प्रकाशों में विभक्त है। प्रकाश अर्थात अध्याय 4 अध्यायों में विभक्त है। और इन अध्यायों का जो विषय वस्तु है वो नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र है, उसी का प्रकरण ग्रंथ है। तो इसमें नाट्य शास्त्र के विषय वस्तु जो हैं नाट्य शास्त्र में, उसी को संक्षिप्त में करके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है इस 10 रूपक में। और 10 रूपक नामकरण की ख्याति क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें 10 रूपक अर्थात 10 नाटकों की व्याख्या की गई है। जैसे नाटक मथ प्रकरण, भाण, व्यायोग्य, समवकार, इहा मृग, पीथी, अंक, ये जितने भी रूपक होते हैं उनकी व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले ये 4 प्रकाशों में विभक्त है। प्रथम प्रकाश में है इसका कथा वस्तु यानी विषय वस्तु नाट्य। दूसरे अध्याय में है नाट्य शास्त्र के विषय वस्तु और संधिया, प्रतिमुख संधि, अवमुख संधि, विषय वस्तु, मतलब सबका अलग अलग, चारों प्रकाश में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दी गई है नाट्य शास्त्र की। प्रथम प्रकाश में आपका नाट्य शास्त्र का विषय वस्तु इतिहास दिया गया है। दूसरे में नायक नायिका के भेद दिए गए हैं, नायक कौन होते हैं, नायिका कौन होते हैं। इसमें 101 प्रकार के नायक का वर्णन किया गया है और भी नायिकाओं का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की कौन कौन सी नायिकाएं होती हैं और संगीत कौन कौन से होते हैं, संगीत के साथ साथ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का विस्तृत विद्वत व्याख्या के साथ वर्णन किया गया है। तो ये नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास रहा। और इसी इतिहास में आगे भी इसका बहुत कुछ है, मतलब ये सामान्य तौर पे जानकारी योग्य बातें हैं। कम से कम इस बात का संक्षिप्त इतिहास पता होना चाहिए। सर्वप्रथम धनंजय मंगलाचरण के साथ नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे, इस मंगलाचरण के साथ ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। इन्होंने प्रारंभ में 2 श्लोक के साथ मंगलाचरण किया है। पहला मंगलाचरण इनका है नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे, अर्थात उस गणेश जी को नमस्कार है जिन्होंने मद के आभोग के परिपूर्णता के कारण नीलकंठ के तांडव, जब भगवान शिव नीलकंठ तांडव करते हैं उस समय इनका जो पुष्कराय थे, मृदंग की तरह इनका आचरण होता जाता है। जिनका कंठ मृदंग की तरह आचरण करता है, मृदंगावत आचरति, तस्मै गणेशाय नमः यदा नीलकंठस्य तांडवे भवति तस्मिन् समये मृदंगावत तस्य कंठ पुष्करायते, ये अन्वय रहा। दूसरा श्लोक है 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। इसमें भगवान विष्णु, अपने आराध्य विष्णु और भरत मुनि को प्रणाम किया है। आगे की ये संक्षिप्त परिचय का वीडियो रहा। आगे की कक्षा में हम जानेंगे, सर्वप्रथम मंगलाचरण का गहनता से अध्ययन करेंगे, दोनों मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे और संक्षिप्त रूप से 10 रूपक का जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अस्तु तर्हि धन्यवादः। अग्रिम चलचित्रे पुनर्मिलिष्यामः। नमो नमः।
सर्वेभ्यो नमो नमः।